हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे पुष्प सज्जा, पुष्प विन्यास या फिर पुष्प प्रबंधन। ये तीन नाम है इसके। पुष्प सज्जा है जिसे आप फ्लावर डेकोरेशन कहते हो, इसके अंतर्गत इसमें क्या आता है, मेन पॉइंट को हम देखेंगे। रिवीजन क्लास है हमारी ये, तो रिवीजन क्लास जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही है। सो इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे, मतलब हम जो है अभी टेक्सटाइल को देख रहे हैं और मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो टेक्सटाइल का भी आपको बीच बीच में मिल रहा है रिवीजन क्लास और मैनेजमेंट का तो मिल ही रहा है। तो मैनेजमेंट में आज जो हमारी क्लास है ये क्या है, पुष्प सज्जा, जिसे हम फ्लावर डेकोरेशन कहते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है, और नेम है इसके, ये भी जान लीजिए आप लोग। पुष्प सज्जा कहते हैं इसे, पुष्प प्रबंधन, पुष्प प्रबंधन कहते हैं, पुष्प विन्यास। आपको तीन नेम यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से किसी भी नेम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्लावर डेकोरेशन करके, पुष्प प्रबंधन करके या फिर पुष्प विन्यास करके। तो तीनों के जो है चार पॉइंट जो है चारों एक ही पॉइंट है, फ्लावर डेकोरेशन को ही कहते हैं। तो चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है। पुष्प प्रबंधन मतलब फ्लावर डेकोरेशन की बात हो रही है, पुष्प विन्यास मतलब भी फ्लावर डेकोरेशन की बात, और पुष्प सज्जा का मतलब भी क्या होता है, फ्लावर डेकोरेशन की बात हो रही है। पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पुष्प प्रबंधन है या फिर फ्लावर डेकोरेशन है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ, तो आप क्या बताओगे। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये 6वीं शताब्दी में चीन में शुरू हुआ था। और चीन में भी किसके द्वारा शुरू किया गया था, बौद्ध जो भिक्षु लोग हैं उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पुष्प प्रबंधन है जिसे हम फ्लावर डेकोरेशन कह रहे हैं या पुष्प विन्यास कह रहे हैं, ये क्या है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आपको क्या बताना है। 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये, और कहाँ से, तो चीन में शुरू हुआ। और चीन में भी किसने इसे शुरू किया, तो आपको क्या बताना है, बौद्ध भिक्षुओं ने इसे शुरू किया है। बौद्ध भिक्षु के द्वारा शुरू किया गया है 6वीं शताब्दी में फ्लावर डेकोरेशन चीन में। अब इसका डेवलपमेंट पूछा जाता है कि जो पुष्प सज्जा है उसका विकास कहाँ पे हुआ, तो आपको क्या बताना है, ये विकसित कहाँ पे हुआ, इसका विकास कहाँ पे हुआ, तो वो जगह क्या है, जापान है। शुरू हुआ चीन में और उसका डेवलपमेंट हुआ जापान में। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, स्कूली शिक्षा में आने लग गया ना। जब जापान में आया तो जापान के लोग इसे डेवलप कर दिए, विकसित कर दिए। विकसित होने का मतलब जैसे स्कूली शिक्षा में आने लगा, हमारे सिलेबस में आने लगा, पढ़ाया जाने लगा इसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्लावर डेकोरेशन है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, स्टार्टिंग कहाँ से, तो आपको चीन में बताना है। चीन में 6वीं शताब्दी में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन में तो शुरू हुआ बट किसने इसे शुरू किया, तो आपको क्या बताना है, बौद्ध भिक्षुओं ने इसे शुरू किया है। और इसका डेवलप कहाँ पे हुआ, फ्लावर डेकोरेशन को विकसित कहाँ पे किया गया, इसका विकास कहाँ पे हुआ, तो आपको क्या बताना है, जापान में। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्लावर डेकोरेशन है इसे स्कूली शिक्षा कहाँ से मिली या फिर स्कूल के सिलेबस में कब से आने लग गया, तो आपको क्या बताना है, जापान ने इसे शुरू किया। मतलब इसके डेवलपमेंट का काम जो किया है वो जापान ने किया है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे मेन पॉइंट को देखते हुए चलना है, क्योंकि हमारा रिविजन कोर्स है। और अगर किसी को पूरा डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको, मैनेजमेंट का अलग प्लेलिस्ट है, टेक्सटाइल का सारी चीज़ों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूरा डिटेल में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल के साथ, विथ एग्जांपल के साथ है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम रिविजन करें तो मेन पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पुष्प सज्जा के प्रकार को देखना है हमें। अब हमें जो पॉइंट देखना है वो क्या है, अब हमें देखना है पुष्प सज्जा के प्रकार, कितने प्रकार का है ये बात हम देख लेते हैं। इसे हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो है देशी या फिर भारतीय, देशी शैली या फिर भारतीय, आपसे भारतीय शैली पूछा जाए या फिर देशी शैली पूछा जाए। अगला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं विदेशी पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा करके पूछा जाए आपसे, या फिर जापानी पुष्प सज्जा पूछा जाए, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व देशीय, एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, पूर्व देशीय। और जो अगला पॉइंट है ये क्या है, आधुनिक पुष्प सज्जा।
पुष्प सज्जा के 3 टाइप है, 3 प्रकार है। पहला क्या है, पहला देशी या फिर भारतीय है, दूसरा विदेशी पुष्प सज्जा जिसे आप जापानी पुष्प सज्जा कहते हैं। अभी एक नाम से, अभी हम और नाम देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछे गए किस किस नेम से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उसको भी देखेंगे हम। बट पहले हम नेम जान लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का, देशी पूछा जाए या फिर भारतीय एक ही है। उसके बाद विदेशी पुष्प सज्जा, पूर्व देशी या फिर जापानी पूछा जाए तो एक ही है। अगला है आधुनिक पुष्प सज्जा। तो यहाँ पे हमें देखना है जो भारतीय पुष्प सज्जा, इसे और क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं परंपरागत पुष्प सज्जा। इसे क्या कहते हैं, परंपरागत पुष्प सज्जा। इसे हम परंपरागत पुष्प सज्जा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फूलों को प्राथमिकता दी जाती है, रंग को कम दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पुष्प सज्जा में फूलों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, रंगों को कम, तो आपको क्या बताना है, प्राथमिक पुष्प, देशी या फिर भारतीय या फिर परंपरागत, तीनों नेम आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, यहाँ पे फूलों को महत्व दिया जाता है, फूलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और रंग को कम महत्व दिया जाता है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट हमें देखना है पुष्प सज्जा के जो प्रकार हम देख रहे हैं 3 टाइप का है। ये पहला क्या है, देशी या भारतीय, दूसरा विदेशी पुष्प सज्जा, जापानी पुष्प सज्जा या फिर पूर्व देशीय, और तीसरा है आधुनिक पुष्प सज्जा। तो पहले हम देख लेते हैं जो देशी या भारतीय है, इसमें क्या होता है, कैसे क्या किया गया जाता है। इसमें जो भारतीय पुष्प सज्जा है इसे हम परंपरागत पुष्प सज्जा कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि जो भारतीय पुष्प सज्जा है इसमें फूलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और रंग की कम वैल्यू होता है, मतलब रंगों को बाद में रखा जाता है और फूलों को पहले रखा जाता है। विदेशी पुष्प सज्जा को क्या कहते हैं, विदेशी पुष्प सज्जा को हम लटकती हुई पुष्प सज्जा भी कहते हैं। इसको तीनों पार्ट को मैं यहाँ पे अलग अलग कर दी हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे जापानी जो पुष्प सज्जा है, इसमें क्या किया जाता है, इसे हम लटकती हुई पुष्प सज्जा कहते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पुष्प सज्जा को लटकती हुई पुष्प सज्जा कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, जापानी। ऑप्शन में सारी चीजें आपको तीनों नेम दिए रहेंगे, वहां पे आपको करेक्ट का निशान लगाना रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की जो लटकती हुई पुष्प सज्जा किसके अंतर्गत आती है, किससे हम कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, जापानी को बताना है। और जो इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस पुष्प सज्जा में फूलों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तब आपको क्या बताना है, परंपरागत पुष्प सज्जा में या फिर देशी या फिर भारतीय। तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है कि ये तीनों ऑप्शन एक ही हैं और इसमें रंगों को कम प्राथमिकता दी जाती है। अगला जो है विदेशी पुष्प सज्जा में क्या होता है, इसे हम लटकती हुई पुष्प सज्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अगला है आधुनिक पुष्प सज्जा, इसमें क्या होता है, इसे 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहते हैं, ये भी याद रखना आपको, 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो परंपरागत है और जो विदेशी है दोनों को मिक्स करके इसका जो है डेकोरेशन किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देशी मतलब क्या होता है, भारतीय प्लस यहाँ पे जापानी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके क्या हम करते हैं, इसकी सजावट को करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है सारी चीज़ों को। पहले मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, आज का ये जो हमारा क्लास है अब रिवीजन का है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि जो देशी या भारतीय या फिर परंपरागत होता है इसमें फूलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विदेशी को हम क्या किस किस नाम से जानते हैं, लटकती हुई पुष्प सज्जा, जापानी, पूर्वदेशी। और जो आधुनिक है इसमें 20वीं सदी की, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 20वीं सदी की पुष्प सज्जा किसे कहते हैं, तो आपको आधुनिक बताना है। और आधुनिक में आता क्या है, तो देशी और जापानी दोनों को मिक्स करके किया जाता है। जो लटकती हुई पुष्प सज्जा है ना, इसमें हल्के कलर का यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि जो विदेशी पुष्प सज्जा है उसके अंतर्गत कितने टाइप आ रहे हैं, कितना नाम आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो विदेशी पुष्प सज्जा है, जापानी पुष्प सज्जा है, इसमें कितने टाइप हैं इसको हमें देखना है। जो लोग सो रहे हो उठ जाओ जल्दी जल्दी। विदेशी पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है, क्या क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने। तो इसमें जो हमें देखना है वो 4 पॉइंट को यहाँ पे देखना है। पहला जो आता है इसमें रिका है, रिका, शोका, मोरिबाना और नाजीरे।
ये 4 पॉइंट आपको देखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है शोका किसके अंतर्गत आता है, भारतीय शैली के अंतर्गत, विदेशी शैली के अंतर्गत या फिर आधुनिक शैली के अंतर्गत, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है विदेशी शैली के अंतर्गत, जिसे आप जापानी शैली कहते हैं, जिसे आप लटकती हुई पुष्प सज्जा कहते हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। रिका, शोका, मोरिबाना और नाजीरी किसके अंतर्गत आ रहा है, विदेशी, जापानी या फिर लटकती हुई पुष्प सज्जा के अंतर्गत आता है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसकी बात हम कर लेते हैं। जो रिका है ना, जो रिका, इसमें क्या होता है, इसमें जो पात्र है वो भी लंबा होता है और क्या है, जो टहनी है वो भी लंबी होती है, टहनी लंबी। इसमें मैं फिगर बना के एक बार समझा देती हूँ ताकि आप लोगों का डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। पात्र लंबा है और टहनी भी क्या है, लंबी होती है। मान लो इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट भी इसका लंबा रहेगा और इसकी टहनियाँ भी क्या होंगी, लंबी लंबी रहेंगी, यहाँ पे फूल रहेंगे। इसका ये मानना है क्यों होता है ऐसा, रिका में ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिया गया। तो जो बौद्ध लोग थे वो क्या मानते थे, जो बौद्ध लोग थे वो ये मानते थे, क्या मानते थे, जो बौद्ध मंदिर में लोग रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, वो ये मानते थे कि जितनी लंबी टहनी होगी उतनी जल्दी भगवान के पास उनका संदेश जाएगा। यही रीजन है कि इस जो है इस स्टेज में क्या हुआ था, रिका में क्या हुआ था, पात्र लंबा, टहनी लंबी। और इसका रीजन ये है कि जितनी बौद्ध भिक्षु लोग ये मानते थे कि जितनी लंबी टहनी रहेगी उतनी जल्दी भगवान के पास उनका संदेश फूल लेकर जाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि उनके जो संदेश होते हैं उसको भगवान के पास फूल लेकर जाते हैं, टहनियाँ लेकर जाती हैं। इसीलिए वो क्या करते थे, ये मानते थे कि जितनी लंबी टहनी होगी फूल की उतनी ही जल्दी उनका संदेश ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिका में किस टाइप का पात्र और कैसे टहनियों वाले फूल को यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि रिका में पात्र भी लंबा होता है और टहनी भी लंबी होती है। आपने इसको देखा। तो अगर आपसे यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि पात्र लंबा, टहनी लंबी किसके अंतर्गत आता है, तो आपको क्या बताना है, रिका के अंतर्गत आता है। पात्र भी लंबा है, टहनी भी लंबी। अब मैं फिगर बना के नहीं बताऊंगी, इसी हिसाब से सारे फिगर में आप लोग बना लीजिएगा। इसमें जो शोका है ये क्या होता है, शोका को किस पर सजाया जाता है, शोका को कहां पर सजाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो शोका जो है ये टेबल पर की जाती है, टेबल की सजावट की जाती है इससे। और इसमें क्या होता है, यह कम लंबी और कम चौड़ी होती है। इसमें कम लंबाई भी होती है, कम लंबी भी होती है और कम चौड़ी होती है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, कम लंबी और कम चौड़े, कम चौड़ा वाला पॉट और कम लंबी वाली टहनी किसमें यूज किया जाता है, शोका में। शोका को कहाँ पर सजाया जाता है, टेबल पर। इस हिसाब से इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसे कहते हैं 15वीं शताब्दी की सज्जा किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, शोका को, सारी पॉइंट को आपको यहाँ पे याद रखना है। 15वीं शताब्दी की सज्जा, यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि जो है, जो शोका है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत। शोका में कैसे पात्रों का यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। शोका में किस टाइप के पात्र का यूज होता है, कम चौड़े। शोका में कितनी लंबी टहनियों का यूज होता है, या फिर चौड़े टहनियों का या फिर छोटी टहनियों का, तो आपको क्या बताना है, कम लंबी टहनी का यूज किया जाता है। 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा किसे कहते हैं, शोका को कहते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे। अगला क्या है, मोरिबाना क्या होता है, चौड़े और उथले पात्रों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चौड़े पात्रों का प्रयोग किया जाता है, चौड़े और उथले पात्रों का। उथले मतलब क्या होता है, ये गहरा नहीं होता। आपने इस टाइप का देखा होगा ना, टेबल ओबल पे सजाया रहता है, रूम में सजा रहता है, दिवाली वगैरह पे, इसमें फूल भरा रहता है, यहाँ पे कैंडल लगा हुआ होता है, इस टाइप से लगा हुआ होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, टीवी वगैरह में हर जगह ये देखने को मिलता है। तो जो मोरिबाना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोरिबाना किसके अंतर्गत आता है, जापानी शैली के अंतर्गत। कम चौड़े और उथले पात्रों का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, मोरिबाना के अंतर्गत किया जाता है। ये सारी चीजें कंप्लीट। अब हमें देखना है नाजीरे क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो नाजीरे होता है इसमें लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है। नाजीरे में आपको बताना है लंबे पात्र होते हैं, फूल छोटे होते हैं। अब फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउट रहता है आप लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ से हम क्या होते हैं, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रिका में क्या होता है, पात्र लंबा, टहनी लंबी। इसका रीजन क्या है कि बौद्ध भिक्षु लोग ये मानते थे कि अगर जितनी लंबी टहनी होगी उतनी जल्दी उनका संदेश भगवान के पास जाएगा। और क्या है, शोका में क्या होता है, ये टेबल की सजावट है, इसमें कम लंबी, कम चौड़ी, कम लंबी टहनी
का कम चौड़े पात्रों का प्रयोग किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा। मोरीबाना क्या होता है, चौड़े और उथले पात्रों का प्रयोग किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कि चौड़े और उथले पात्रों का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, मोरीबाना। नाजीरे में क्या होता है, लंबे पात्रों का यूज किया जाता है, बट फूल और टहनी क्या होती है इसमें, छोटी रहती है। अगला पॉइंट हमें देखना है, इकेबाना पूछा गया है आपसे। इकेबाना और टोकोनामा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे नेट में भी पूछा गया और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया इकेबाना, इकेबाना क्या है और टोकोनामा, टोकोनामा। इकेबाना और टोकोनामा क्या है, तो आपको क्या बताना है, समझ आ रहा है कुछ। इकेबाना का मतलब होता है जीवित फूल से, ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेड फॉर्म में आपसे नेट के एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया। टोकोनामा का क्या मतलब होता है, मंदिर को टोकोनामा कहा जाता है, मंदिर को टोकोनामा कहते हैं, बट कहाँ के मंदिर को कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, जो टोकोनामा ये क्या है, जापानी शब्द है, जापानी शब्द है और जापान में मंदिर को हम टोकोनामा कहते हैं। और जो इकेबाना है, इकेबाना का मतलब क्या होता है, जीवित फूल से लिया गया है। और जो इकेबाना शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है ये भी जापानी शब्द है। जापान में क्या होता है, जीवित फूल का मतलब होता है इकेबाना, इकेबाना का अर्थ होता है जीवित फूल। सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इकेबाना और टोकोनामा आपसे पूछा जाए तो इकेबाना का अर्थ होता है जीवित फूल और इकेबाना कैसा वर्ड है आपको बताना है, ये जापानी शब्द है। जापान में इकेबाना मतलब होता है जीवित फूल, टोकोनामा जापानी शब्द, टोकोनामा का मतलब होता है मंदिर। अब हम देखेंगे यहाँ पे पुष्प लाइन की तीन आधार प्रतीक होते हैं। पुष्प लाइन जो होती है 3 टाइप की होती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है शिन्सो हाइकी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो अब हम देखेंगे ये 3 लाइंस क्या हैं, क्या देखना है। अब हमें देखना है पुष्प सज्जा की जो 3 लाइन है क्या है वो। पहला जो है आपका इसमें आ जाता है शिन, पहला है शिन, दूसरा है शो और तीसरा है हाइकी। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री पर बनते हैं, यहाँ ये कोण बनाते हैं, कितने डिग्री पर ये कोण बनाते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या प्रदर्शित करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, क्या प्रदर्शित करते हैं ये भी पूछा जाता है और कितने डिग्री पर बनते हैं ये भी पूछा गया है। तो हम बात करते हैं जो सिन होता है कैसे होता है। पहले मैं इसका फिगर बना देती हूँ आप लोगों को, ये समझ लीजिए क्या है, ये हो गया सिन, ये है सो और ये क्या है हाइकी है। अब यहाँ पे ये फूल बन गया, ये पत्ती बन गई और क्या हो गया, ये भी पत्ती हम बना देते हैं। तो जो स्टेट में है इसको हम क्या मानते हैं, ये सिन है, ये शो है और ये क्या है हाइकी है। इस हिसाब से आप किसी भी तरीके से आप फूल बना सकते हैं, बट यहाँ पे 3 लाइन से ये दिखाने के लिए बताया गया है यहाँ पे कितने डिग्री पर कौन सा कोण बनता है ये बताया जाएगा। यहाँ पे सिन में क्या होता है, स्वर्ग को प्रदर्शित करता है ये और स्वर्ग को ये दिखाता है और कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपसे। सिन जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो पुष्प सज्जा की 3 लाइनें हैं वो क्या क्या है, तो आपको बताना है शिन है, शो है और हाइकी है। ये 3 लाइन पुष्प सज्जा की, अब किसी भी प्रकार से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए सिन शो हाइकी क्या है, तो आपको बताना है पुष्प सज्जा की 3 लाइन्स है। और यदि पूछा जाए कि पुष्प सज्जा की 3 लाइनों में कौन कौन सी आती है, तो आपको बताना है शिन शो हाइकी। जो शिन है वो क्या दिखाता है, स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, ये वाला है स्टेट वाला है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको बताना है कि 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। शो क्या है, शो किसको दिखाता है, मानव को प्रदर्शित करता है शो, और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको बताना है ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री प्रदर्शित करता है। 45 पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री और ये शो जो है मानव को प्रदर्शित करता है 45 डिग्री पर। हाइकी क्या होता है, हाइकी में क्या होता है, ये पृथ्वी को दिखाता है
और इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है 75 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बात है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, पुष्प सज्जा की 3 लाइन है जो जिसे हम शिन शो हाइकी कहते हैं। जो शिन है वो किसको दिखाता है, शिन किसको दिखाता है, तो आप बताओगे स्वर्ग को 90 डिग्री कोण बनाता है। सो किसको दिखाता है, सो दिखाता है मानव को कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। और जो हाइकी है ये किसको दिखाता है, तो आपको बताना है पृथ्वी को कितने डिग्री पर, 75 डिग्री पर। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, सारी चीजें यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन आया था सिटू सज्जा क्या है, इसी के अंतर्गत ये भी आता है। तो सिटू सज्जा हम देख लेते हैं पहले। सिटू सज्जा, ये क्वेश्चन पूछा गया। सिटू सज्जा क्या होता है, इसमें स्थान का परिवर्तन नहीं होता। मेन पॉइंट इसका यही है, स्थान परिवर्तित नहीं होता या स्थान का परिवर्तन नहीं होता है। स्थान से यहाँ पे क्या मतलब है, तो आपको बताना है जो सिटू परिसज्जा होती है, जो सिटू सज्जा है, इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई बुके बनाना है, मान लो कोई गुलदस्ता बनाना है, कुछ भी बनाना है, जहाँ पर सजावट करना रहता है। मान लो कि आपको एक बुके बनाना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, बाहर से फूल को लेकर आओगे आप, ना कि बुके को लेकर आओगे या फिर गुलदस्ते को लेकर आओ। कुछ भी बनाना हो आपको, कुछ भी डेकोरेशन करना है, तो यहाँ से हम बाहर से क्या करेंगे, फूल को लेकर आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमें सजाना होता है वहीं पर हम इस चीज को बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुलदस्ते को तैयार कर लेते हैं। यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है सिटू सज्जा। यहाँ पे स्थान का परिवर्तन नहीं होता है, सारी चीजों को हम बाहर से मंगवाते हैं, जहाँ पे हमें सजावट करनी रहती है डायरेक्ट वहाँ पे आके हम सजावट कर देते हैं। यही क्या कहलाता है आपका सिटू परिसज्जा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। तो कई बार सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कमेंट में कि ये क्या होता है, इसमें स्थान परिवर्तन होता है या चीजें बाहर से मंगवाई जाती है, क्या कैसे होता है। तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताना है कि जो सिटू परिसज्जा होती है इसमें हम जिस स्थान पर हमें सजाना है, मान लो कि इस स्थान पर हमें सजावट करना है, यहाँ पे कुछ भी करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बाहर से हम फूल को ले लेंगे, सारी चीज़ों को हम बाहर से इकट्ठा कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे रख के हमें जो भी सजावट करनी है हम यहीं पे बैठ के इसको सजा देंगे। यही कहलाता है आपका सिटू सज्जा या परिसज्जा। अब क्लियर हुआ। मेन पॉइंट इसका यही है कि स्थान परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पे। अब कुछ पॉइंट और हमें देखना है, यहाँ से क्या देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों को ताजा बनाने के क्या रूल हैं, फूलों को ताजा बनाने के रूल्स क्या क्या हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबे टाइम तक हम फूलों को कैसे ताजा रख सकते हैं, तो क्या क्या बताना है आपको। यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसके बाद करेक्ट करना रहता है आपको, ABCD दे दिया जाता है, वहाँ पे कितने पॉइंट करेक्ट हैं उस पर निशान लगाना रहता है। तो यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आप लोग क्या क्या आता है। नमक का यूज कर सकते हैं आप, नमक का प्रयोग कर सकते हैं, बोरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी टाइप से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि फूलों को ताजा बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद नमक दिया रहे, बोरिक एसिड दिया रहे, उसके बाद आपको तांबे के पात्र में 2-4 चांदी का सिक्का करके दिया रहे, क्या करना है आपको, तांबे के पात्र में चांदी के सिक्कों को अगर आप डाल देते हैं तो भी बहुत टाइम तक क्या होगा, आपके जो फूल हैं वो ताजे ताजे बने रहेंगे। अगला क्या पॉइंट है, एल्कोहल अगर आप थोड़ा सा डाल देते हैं फूल में, जो जिस पॉट में आपका फूल है, रियल फूल मतलब जो नेचुरल फूल है, फ्लावर है, उसको आप जो फ्लावर पॉट है उसके पानी में अगर आप थोड़ा सा अल्कोहल डाल देते हैं तब भी आपके फूल लंबे टाइम तक ताजे रहेंगे। और क्या डालना है यहाँ पे, और आपको डालना है परमैंगनेट ऑफ पोटाश। क्या होता है परमैंगनेट, ये सारी चीजें अगर आप डाल देते हैं तो आपके जो फ्लावर है लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, ताजे ताजे बना रहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस चीज का यूज करके हम फूलों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। अभी फूलों के रूल से भी आपके क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा नमक, बोरिक एसिड, तांबे के पात्र के चांदी के सिक्के डालकर, अल्कोहल या मैग्नेट ऑफ पोटाश। तो आपके सारे पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि इतने सारी चीजों का यूज करके हम फ्लावर को ज्यादा समय तक ताजा रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प सज्जा के नियम क्या है। नियम से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो रूल को भी हम देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो विशिष्ट फूल होते हैं उनको अकेले रखना है, विशिष्ट फूल को अकेले रखना है, आपको मिक्स करके नहीं रखना है। और क्या 3 से 5 या 2 से 4 प्रकार के फूल का प्रयोग कर सज्जा को करते हैं। जब आप अगर फ्लावर डेकोरेशन करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के, 3 से लेकर 5 प्रकार के फूल या फिर 2 से लेकर 4 प्रकार का फूल आप यूज करके फ्लावर डेकोरेशन करेंगे, ये रूल है। टहनी को उलझा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप टहनी को उलझा छोड़ देते हैं तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। आपको टहनी को उलझा हुआ नहीं छोड़ना है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या पॉइंट है मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। पात की नाप, अगर हमारा पॉट 5 फीट का है तो 3 फीट का फूल होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जो पॉट यूज कर रहे हो अगर वो 5 फीट का है तो आपको क्या करना है, जो फूल आप फ्लावर यूज कर रहे हो वो कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पॉट और 3 फीट, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 3 फीट ऐसा नहीं, अगर 5 फीट का फ्लावर पॉट है तो 3 फीट का आप फ्लावर डाल रहे हैं तो अंदर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो है 5 फीट का अगर ये मान लो फ्लावर पार्ट है तो ये जो ऊपर निकला हुआ फूल है ये कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। उसके अंदर जितना जा रहा वो उससे मतलब नहीं है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये कितना होना चाहिए, ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, 3 फीट दिखनी चाहिए, ये बताया गया। ये रूल है किसके, फ्लावर डेकोरेशन के। और फूलों को तिरछा काटना चाहिए। अगर आपसे फूलों को काटने के लिए काटने से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फूलों को हमेशा कैसे कट करना चाहिए, तिरछा कट करना चाहिए, ये भी रूल है फ्लावर के। टहनी की लंबाई में अंतर होना चाहिए। अगर आप कई तरह के फूलों का यूज कर रहे हैं तो उसकी टहनियों की लंबाई जो होती है उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके मैनेजमेंट से। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए जो भी पढ़ रहे हैं।